अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से ऑनलाइन घर बैठे आसानी के साथ रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रहे कि रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी को भी पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप घर बैठे ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वीज़ा एप्लीकेशन को किस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं और कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने evisa.mae.ro पे चले जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और यहाँ पर जाने के बाद हमने क्लिक करना है अप्लाई फॉर ए वीज़ा। अब अगर तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आप अपनी किसी पुरानी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक कर, यहाँ पर आपने इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए जिस पर आपको ईमेल रिसीव हो सके। मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी ईमेल को यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे पासवर्ड भी टाइप कर देते हैं। साइन अप करने के बाद आपने अपना ईमेल चेक कर लेना है। आपको एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमें एम्बेसी की तरफ से ईमेल रिसीव हो गई है। अब आप जब इस ईमेल को ओपन करेंगे तो आपको एक फ़ाइल नंबर इसमें मिल जाएगा। तो ये फ़ाइल नंबर आप यूज़ करेंगे उस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए। तो हम इस फाइल नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आपने फ़ाइल नंबर को पेस्ट कर देना है और अकाउंट क्रिएट करते हुए जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड टाइप करेंगे। और उसके बाद इस पिक्चर में जो कैप्चा दिया हुआ है आप इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी करंट नेशनैलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान। ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बताया जा रहा है कि जो लोग इन कंट्री में से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप अपनी एम्बेसी की लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप नेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए रोमानिया का। अब चूँकि हम वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर दूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी रोमानियन सिटीज़न के फैमिली मेम्बर हैं, आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर मौजूद है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आप पर एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट फाइंड माई सेल्फ इन एनी ऑफ दी अबव पे क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका वर्क परमिट। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने मुकम्मल तौर पर देखा था कि आप रोमानिया का वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो वर्क परमिट है वो आपने उसकी स्कैन्ड कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है मीन्स ऑफ सपोर्ट। मीन्स ऑफ सपोर्ट में आपने अपनी 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अपलोड कर देना है और कोशिश करें कि जो आपका बैंक के अंदर बैलेंस है वो इतना हो कि वो आपकी जो वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन है उसको कवर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन होती है वो 3 महीने की होती है, क्योंकि इसके बाद आपने रोमानिया में जाने के बाद रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है। तो 3 महीने के हिसाब से आप पर डे देख लें, 50 यूरो पर डे आप काउंट कर लें कि 3 महीने में मतलब 90 डेज़ में 50 यूरो पर डे कितना बनेगा। और आप कोशिश करें कि उतना बैलेंस जो है वो आप अपने अकाउंट में रखें जब आप स्टेटमेंट अटैच कर रहे हो यहाँ पे। तो अगर आपके पास अपनी स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको एक रिटन लेटर भी चाहिए होगा अपने पेरेंट्स से कि वो आपको मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप अपना
पुलिस सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाइए और अप्लाई कर दीजिए। आपको 2 से 3 दिन में ये पुलिस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसकी जो स्कैंड कॉपी है वो भी आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। उसके बाद बात आ जाती है मेडिकल इंश्योरेंस की। अब मेडिकल इंश्योरेंस जो है, इसकी भी जो एक वैलिडिटी है वो उतनी होनी चाहिए कि आपकी वीज़ा की ड्यूरेशन को वो पूरा करे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा जो है, मैंने पहले भी बताया कि वो 3 महीने का होता है वर्क वीज़ा। तो आप कोशिश करें कि 3 से 4 महीने की आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, जो आपको किसी भी करीबी जो ट्रैवल एजेंट है उनसे मिल जाएगी। और इसकी कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती, 10 से 15 हज़ार में आपको ये इंश्योरेंस मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अब वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है? आपका पासपोर्ट। तो अपने पासपोर्ट की भी आप स्कैन्ड फॉर्म यहाँ पर अटैच कर दें, और फ़ोटोग्राफ्स में आप अपना जो भी आपने पिक्चर ली थी वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आप इन डॉक्यूमेंट की मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस किस्म के होने चाहिए, तो आप इनमें आई का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपको मज़ीद डिटेल भी बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर बता रहा है कि जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो 3x4 की होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि ये जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ये इन डॉक्यूमेंट्स के जो ओरिजिनल हैं वो आपने एम्बेसी में लेकर जाने हैं। तो वंस हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे वीज़ा, तो उसके बाद एम्बेसी वाले आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो उस डेट पर आपने एम्बेसी में जाना है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद लास्ट में आपने अपना CNIC और जो आपका पोलियो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है। याद रहे कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश इन कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपना पोलियो सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना पोलियो सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे और उसके बाद आप इस I am aware के चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने I do not find myself पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अब आपने अपना पर्सनल डेटा एंटर कर देना है। मैं एक फ़र्ज़ी डेटा यहाँ पर एंटर कर दूँगा। यहाँ पर ऑप्शन है सरनेम एट बर्थ। अगर तो आपका जो बर्थ नेम है वो डिफरेंट है तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे डेट ऑफ बर्थ पर चले जाइए। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूँगा और कंट्री ऑफ बर्थ में आप अपना कंट्री टाइप करें। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना जो भी बर्थ प्लेस है, जो भी आपका सिटी का नाम है वो मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लाहौर। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस के जहाँ पर आपकी इस वक्त रिहाइश मौजूद है अब वो टाइप कर सकते हैं। नेशनैलिटी एट बर्थ, यहाँ पर मैं पाकिस्तान टाइप कर दूँगा। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी फ़ोन नंबर टाइप कर दूँगा। उसके बाद है आपकी फैमिली की डिटेल। अब आपने यहाँ पर अपने फादर और मदर का लास्ट नेम टाइप करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी नाम टाइप कर देता हूँ इस एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर टाइप कर देना है। जैसा कि हमने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो आप अपने पासपोर्ट का जो भी नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। इशूइंग कंट्री में आप अपना कंट्री डाल दें जहाँ से ये पासपोर्ट आपको इशू किया गया था। इशूइंग अथॉरिटी में भी आप अपना कंट्री ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू में आप इशूइंग डेट बता दें उस पासपोर्ट की कि वो पासपोर्ट आपको कब इशू किया गया था। उसके बाद आप उस पासपोर्ट की एक्सपायरी मेंशन कर दें। यहाँ पर अगर तो आप डिफरेंट कंट्री में इस वक्त रह रहे हैं जहाँ से आपको पासपोर्ट इशू किया गया था तो आप यस सेलेक्ट कर दें कि आपके पास उस कंट्री में जाने की परमिशन है जहाँ से यह पासपोर्ट आपको इशू किया गया। उसके बाद आप ऑक्यूपेशन में आप अपना पेशा मेंशन कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर एक्सपर्ट मेंशन कर देता हूँ।
उसके बाद अब यहाँ पर आपने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन टाइप करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं आप उस इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंपनी की इंफॉर्मेशन टाइप कर देता हूँ। आपने यहाँ पर अपनी जो कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन को टाइप करना है। अब नेक्स्ट पेज पर है जी नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड एंट्रीज, कि आपको जो एंट्रीज़ हैं वो कितनी चाहिए इस वीज़ा की बेस पे। तो वैसे तो एक एंट्री भी इनफ है, लेकिन आप मल्टीपल एंट्रीज़ पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब आपने रोमानिया में आ जाना है तो उसके बाद आपने यहाँ का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है। तो आपको बार बार इस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एक भी इनफ है, लेकिन आप एहतियातन मल्टीपल सेलेक्ट कर लें। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यहाँ पर अगेन आप जो है 90 डेज़ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो रोमानिया का वर्क वीज़ा होता है वो 90 दिन का होता है, और उसके बाद स्टे करने के लिए आपको रोमानिया के रेजिडेंस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पहले भी रोमानिया जा चुके हैं तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप कब रोमानिया गए थे, या अगर आप किसी शेंजन स्टेट में जा चुके हैं पहले तो आप वो डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ अराइवल इन रोमानिया, अब यहाँ पर आपने अराइवल डेट मेंशन कर देनी है कि आप रोमानिया किस डेट पर आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक डेट एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ डिपार्चर, अब याद रहे कि चूँकि वीज़ा आपका है 90 दिन का, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी वजह से रेजिडेंस कार्ड नहीं ले पाते तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा अपनी कंट्री में। तो उसके लिए आप 3 महीने बाद की डेट मेंशन कर सकते हैं। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपकी जो एंट्री होगी वो किस स्टेट में होगी जब आप आ रहे होंगे। तो इस केस में आप रोमानिया टाइप करें। उसके बाद है जी मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, अगेन रोमानिया। प्लान्ड रूट, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि लाहौर टू बुखारेस्ट वाया दोहा। नॉर्मली हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट ही मिलती हैं, यूरोप में आने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलती। तो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं वो अगर आप दोहा के थ्रू आ रहे हैं तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आप यहाँ पर बाय एयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने कंपनी के अंदर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, अगर एम्बेसी वालों को आपकी कंपनी में कांटेक्ट करना पड़ जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करने के लिए, तो आप अपनी कंपनी में बात कर सकते हैं। वो आपको कोई एक कांटेक्ट पर्सन बता देंगे, आप उसका नाम और फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग में आप लिखेंगे, अगर तो आप खुद ये सारी कॉस्ट बियर कर रहे हैं तो फिर आप माई सेल्फ मैंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप होस्ट पर्सन मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो लोग ये सारी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी आपको बोलती है कि आप ये सारे खर्चे खुद से कर लो, जब आप यहाँ पर रोमानिया में आ जाओगे तो हम आपको ये सारी चीज़ें रीइंबर्स कर देंगे, आपके अकाउंट में वापस ऐड कर देंगे। तो अगर तो ऐसी कंडीशन है तो इस केस में फिर आप माई सेल्फ पे ही क्लिक करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि कंपनी स्टार्ट में ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो फिर आप होस्ट कंपनी मेंशन कर सकते हैं। मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, इसमें आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि आपके पास अगर कोई कैश पड़ा हुआ है जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई चेक हैं, या आपके पास अकोमोडेशन है, या आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके,
तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की भी एक्सपायरी आपने यहाँ पर बतानी होगी, और अगेन वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी वीज़ा ड्यूरेशन को कवर करनी चाहिए। तो अगर आप वीज़ा 90 दिन का अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी उतने दिन की ही आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मज़ीद भी कोई चीज़ है, किसी किस्म की कोई डेबिट कार्ड है या कुछ और है, तो वो भी आप अदर में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाती है डिटेल्स अबाउट द फैमिली। तो इसमें आपने अपनी फैमिली की डिटेल ऐड कर देनी है। अब देखें, बेशक आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी फैमिली की थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर नीचे चिल्ड्रन डिटेल भी ऐड करनी पड़ेगी। और याद रहे कि ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन है। अगर तो आपने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो उनकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो सेपरेट होंगी, और आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं उतनी एप्लीकेशंस आपको बारी बारी सबकी सबमिट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी नाम टाइप कर देता हूँ और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डिटेल्स रिगार्डिंग द होस्ट, तो जहाँ पर आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप नेचुरल पर्सन सेलेक्ट करें और उस जो कंपनी थी जहाँ पर आप जा रहे हैं उसका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है आप अगेन उसी का जो नाम है और एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद आप अपनी होम कंट्री सेलेक्ट कर लें और जो भी आपका एड्रेस है जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। अब आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो मुकम्मल हो गई है। तो एप्लीकेशन पूरा होने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसका एक प्रिंट ले लेना है। जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो आपने इस एप्लीकेशन का प्रिंट प्लस वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अपने साथ लेकर जानी है। वंस आप मेक श्योर कर लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें सारी डिटेल्स जो आपने ऐड की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो उसके बाद फिर आप सेंड फाइल का बटन प्रेस कर देंगे। तो सेंड फाइल के बटन को प्रेस करने के बाद ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो रोमेनियन एम्बेसी को सेंड हो जाएगी, और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद आपको जो भी एक अवेलेबल डेट होगी उस पर अपॉइंटमेंट इशू कर देंगे, और आपको ईमेल आ जाएगी अपने ईमेल एड्रेस पे जिसके थ्रू आपने इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया था। वहीं पर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी और फिर आप एम्बेसी में चले जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा प्रोटेक्टर स्टैंप के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं किसी भी कंट्री में और आप वर्क वीज़ा की बेस पर जा रहे हैं। तो याद रहे, जब भी आपके पासपोर्ट पर वर्क वीज़ा लगा होगा और उसकी बेस पे आप ट्रैवल करना चाह रहे होंगे तो आपके पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर की स्टैंप लगना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टैंप कहाँ से लगेगी उस चीज़ का मैं लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब वहाँ पर जाकर मज़ीद डिटेल देख सकते हैं कि उस ऑफ़िस की लोकेशन क्या है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो लगवाने के लिए। तो नॉर्मली वो जो स्टैंप है वो एक ही दिन में लग जाती है। आप उस लिंक पर जाइएगा और डिटेल देखिएगा, और आप उस ऑफिस पर जाएंगे तो एक ही दिन में वो आपको 15 से 20 हज़ार लेने के बाद और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो आपको स्टैंप लगा देंगे, और उसके बाद आप जब चाहें आप ट्रैवल कर सकते हैं। वंस आप अपनी अपॉइंटमेंट क्लियर कर लेते हैं एम्बेसी की तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा एम्बेसी का। अगर तो आपका वीज़ा क्लियर हो गया है तो एम्बेसी आपके पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर लगा देगी, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो वो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप लगा देंगे। तो अगर आपका वीज़ा क्लियर हो गया है तो वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आप एम्बेसी से पूछ सकते हैं कि ये वीज़ा किस बात की वजह से रिजेक्ट हुआ है, और जो भी मसला है उस रिजेक्शन में उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।